हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यह टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में भी आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम में भी आता है। इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से एनसीईआरटी का पालन किया गया है, उसी के आधार पर यह क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे क्लास को अटेंड करते हैं, वो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब सीधे सीधे इस टॉपिक की बात करते हैं। क्या टॉपिक है? फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। तो फर्टिलाइजेशन के विषय में किसने दर्शाया था, किसने बताया था, कौन ऐसा साइंटिस्ट था? साइंटिस्ट थे जूस एवं लिली ने दर्शाया था। क्या दर्शाया था? जूस एवं लिली ने दर्शाया था, जब मेल एंड फीमेल दो प्रकार के गैमीट कंजुगेट होते हैं, संयुग्मित होते हैं, जिससे एक नई संरचना बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। जब जाइगोट की संरचना बन जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिए, एक ये मेल गैमीट है और एक ये फीमेल गैमीट है। मेल एंड फीमेल दो प्रकार के ये गैमीट हैं, और ये दोनों प्रकार के गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या सिंगल एक्स होती है। दोनों प्रकार के गैमीट जब कंजुगेट होते हैं, संयुग्मित होते हैं, इससे एक नई संरचना बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। जिस प्रोसेस के माध्यम से, जिस क्रिया के माध्यम से एक जाइगोट की संरचना बनकर के तैयार हो जाती है, यह प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जब ये जाइगोट की संरचना बन जाती है, इससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में केवल एक ही स्पर्म भाग लेता है। तो ध्यान रखिए, जो मेल गैमीट होता है उसे स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट होते हैं उसे ओवा कहा जाता है। ओके, अब सीधे सीधे बात करते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन क्रिया में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने चरण होते हैं, जिसके माध्यम से फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए दर्शाया गया है। तो इसमें निम्न स्टेप्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में। तो पहला स्टेप्स, नंबर 1, स्पर्म का ओवा की ओर पहुंचना। ओवा की ओर पहुंचना पहला स्टेप्स। यानी पहला स्टेप्स क्या है? स्पर्म का ओवा की ओर पहुंचना। यानी जो स्पर्म होते हैं, मेल के माध्यम से फीमेल की बॉडी के अंदर जब स्पर्म पहुंचते हैं, तो स्पर्म कहाँ पहुंचते हैं? ओवा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मेल के माध्यम से स्पर्म तो लगभग 20 से 50 करोड़ तक छोड़ दिए जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन 1% ही स्पर्म मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, जनन नलिका के अंदर पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं। केवल 1%, शेष नष्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं ले पाते। केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है, शेष भाग नहीं लेते हैं, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। ये डेफिनेट है, निश्चित है। तो ध्यान दीजिए, स्पर्म का ओवा की ओर पहुंचना। तो जब मेल के माध्यम से स्पर्म त्याग दिए जाते हैं, तो ये स्पर्म कहाँ पहुंचते हैं? जब ये फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचते हैं, यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचते हैं या जनन नलिका के पास पहुंचते हैं, तो स्पर्म के साथ सीमन भी पाया जाता है, वीर्य भी पाया जाता है। उसमें विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। दूसरा कौन सा होता है? कौन स्टूडेंट बताएगा? किसी को मालूम हो तो बताइएगा। पहला मटेरियल ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा मटेरियल कौन सा होता है? पता है किसी स्टूडेंट्स के लिए?
तो बताइए कौन सा होता है दूसरा मटेरियल हार्मोन्स? नहीं मालूम है। प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस। ये दो रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ जैसे ही पहुंचते हैं फीमेल की नलिका के अंदर, कौन सी नलिका? जनन नलिका के अंदर पहुंचते हैं, तो जनन नलिका एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिससे स्पर्म मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, लोकोमोशन करना शुरू कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये स्टेज क्या कहलाती है? स्पर्म का ओवा की ओर पहुंचना कहलाती है। ये फर्स्ट स्टेप होती है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद में कौन सी स्टेप आती है? समूहन। दूसरी स्टेप आती है समूहन। समूहन किसे कहते हैं? दूसरी अवस्था इसकी समूहन। समूहन अवस्था में क्या होता है? समूहन की अवस्था में जब ओवा एंड स्पर्म दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो ओवा के माध्यम से फर्टिलाइजिन, ओवा के माध्यम से फर्टिलाइजिन एंड स्पर्म के माध्यम से एंटी फर्टिलाइजिन, ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ दोनों के माध्यम से स्रावित होते हैं। जब ये रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसी कंडीशन में स्पर्म ओवा की ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ओवा स्पर्म की ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, आकर्षित करना शुरू कर देता है, और दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? समूहन कहलाती है। लेकिन विशेष बात क्या है? जब स्पर्म की मूवमेंट होती है तो ये गति कितनी होती है? नोट कर लीजिए, 1 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से स्पर्म ये जनन नलिका के अंदर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इसके बाद और ध्यान दीजिए, जब ये स्पर्म पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर या निषेचन नलिका के अंदर पहुंचते हैं, तो ये 1 से 5 दिन तक लिविंग कंडीशन में बने रहते हैं, सजीव बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया में केवल 12 से 24 घंटे में ही भाग लेना आवश्यक होता है, अन्यथा इसके बाद ये डिफ्यूज हो जाते हैं। कह सकते हैं केवल फर्टिलाइजेशन की क्रिया 12 से 24 घंटे के अंदर ही होती है, इसके बाद में ये फर्टिलाइजेशन योग्य नहीं रह जाते हैं। आप हाइपरबोल से तो कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी अचानक हो जाता है कि 24 घंटे के बाद 48 घंटे में भी ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पर, एक सामान्य तौर पर जो स्पर्म होते हैं वो 12 से 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं रह जाते हैं। अब तीसरा स्टेप्स आता है संधारण। संधारण क्या होता है? संधारण किसे कहते हैं? संधारण इस कंडीशन में क्या होता है? जब स्पर्म ओवा के नजदीक पहुंचता है, जब स्पर्म ओवा के नजदीक पहुंचता है तो ओवा की जो संरचना होती है उसकी बॉडी पर उभार बनना शुरू हो जाते हैं, अर्थात उसकी बॉडी पर पोलर बॉडी बन जाती है, एक पोल की संरचना बन जाती है जिसे एक्टिव पोल कहते हैं। और उसी पोल के माध्यम से देख रहे होंगे आप डायग्राम में, पोल की संरचना का बनना शुरू हो जाता है, पोल की संरचना का बनना शुरू हो जाता है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। ये पोलर बॉडी का बनना शुरू हो गया। जैसे ही स्पर्म पहुंचता है इसके पास में, वैसे ही ओवा की संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और ये परिवर्तन कैसा होता है? इसमें उभार जैसी संरचना का बनना शुरू हो जाता है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। अब ये संरचना जब पोलर बॉडी के पास पहुंचती है तो यहीं से स्पर्म की संरचना इंटर भी करती है, प्रवेश भी करती है, प्रवेश भी करती है। जब पोलर बॉडी की संरचना इसके अंदर बन जाती है तो यहीं से ये इंटर करना भी शुरू कर देते हैं, प्रवेश करना भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर संधारण की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट आगे क्या आता है? फोर्थ स्टेप में स्पर्म के द्वारा ओवा का वेधन, ओवा का वेधन। इस कंडीशन में क्या होता है? जब स्पर्म
ओवा के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसी समय स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम की संरचना पाई जाती है। दिस एक्रोसोम की संरचना पाई जाती है। अब ये एक्रोसोम की संरचना के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लाइसिन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? लाइसिन कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी एंजाइम स्रावित होते हैं। प्रोटीएज एंजाइम स्रावित होता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम भी स्रावित होता है। कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? एक तो लाइसिन एंजाइम स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? एक्रोसोम की संरचना से स्रावित होता है, इस वाली संरचना से स्रावित होता है। लाइसिन हार्मोन स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होते हैं। प्रोटीएज एंजाइम स्रावित होता है और हाइल्यूरेंडेज एंजाइम स्रावित होता है। ये एंजाइम करते क्या हैं? जैसे ही ये स्पर्म की संरचना पहुंचती है, इस ओवा के नजदीक पहुंचती है, यानी ओवा के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही होता क्या है? ये कोरोना रेडिएटा की जो संरचना होती है ये डिफ्यूज हो जाती है, नष्ट होने लगती है। इसके बाद जोना पैरासिटा की संरचना भी नष्ट होने लगती है। ये कह सकते हैं जो ये एंजाइम होते हैं, जो ये हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं? ओवा के अंदर स्पर्म को बढ़ने का एक मार्ग बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, जिससे स्पर्म उसके अंदर एंटर करना शुरू कर देता है, प्रवेश करना शुरू कर देता है। इस तरीके से स्पर्म के माध्यम से ओवा की संरचना भेदित हो जाती है। ओवा के अंदर स्पर्म प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। अब एंटर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? एक्टिवेशन ऑफ ओवा। ओवा का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ ओवा। ओवा, जब ओवा के अंदर स्पर्म की संरचना इंटर कर जाती, प्रवेश कर जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ओवा की संरचना एक्टिव हो जाती, सक्रिय हो जाती है। उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है और उसी समय ये जो एंजाइम होते हैं वो कोरोना रेडिएटा एवं जोन पैरासिटा की जो संरचनाएं होती हैं इसको अपघटित कर देती है, इसे नष्ट कर देती है। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ कार्टिकल्स की कणिकाएं भी पाई जाती हैं। जब ये संरचना नष्ट हो जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर कॉर्टिकल, यहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्टिकल की कणिकाएं पाई जाती हैं। ये कणिकाएं क्या करती हैं? ये कणिकाएं फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेती हैं। ये फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन करती क्या है? इसका काम होता है कि और कहीं स्पर्म इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, अर्थात स्पर्म को रोकने का कार्य करती है। एक विशेष पदार्थ और भी होता है जिसे रिसेप्टर मटेरियल कहते हैं। ओवा के पास में रिसेप्टर मटेरियल भी होता है, ग्राही पदार्थ भी होता है, जिसके माध्यम से अन्य स्पर्म भी इसकी संरचना के चारों तरफ चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ओवा का सक्रियण हो जाता है। लास्ट में क्या होता है? दोनों केंद्रकों का संयुग्मन, मेल एंड फीमेल दोनों केंद्रक आपस में कंजुगेट हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं। तो किस तरीके से ये संयुग्मित हो जाते हैं? जब मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, तो वहां पर होता क्या है? दोनों केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंजुगेट होने लगते हैं, संयुग्मित होने लगते हैं, जिससे एक नई जाइगोट की संरचना बनकर के तैयार हो जाती है। जब एक जाइगोट की संरचना बन जाती है, वो संरचना डिप्लॉइड होती है और उस संरचना के अंदर क्लीवेज की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है, जिससे नई जनरेशन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में 6 स्टेप्स दर्शाए जाते हैं। 6 स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में क्या आता है? जब स्पर्म इस ओवा के नजदीक आते हैं तो उस समय इस ओवा के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते हैं, लोकोमोशन करते हैं इसके चारों तरफ। सेकेंड स्टेप में क्या आता है? जब स्पर्म की संरचना इससे कंजुगेट होती है, इससे अटैच होती है, अट्रैक्ट होने के बाद में इससे अटैच होती है, तो क्या होता है? इसकी एक्रोसोम की संरचना के माध्यम से, देखिए ध्यान दीजिए, इसके एक्रोसोम की संरचना के माध्यम से ल्यूसिन
ल्यूसिन मटेरियल स्रावित होता है, और ये ल्यूसिन मटेरियल के साथ साथ प्रोटीएज और हाइल्यूरिनडेज एंजाइम भी स्रावित होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, कोरोना रेडिएटा एवं जर्म पोल्सिडा की संरचना के लिए अपघटित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे स्पर्म के लिए एक रास्ता बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है, और ये एंजाइम जर्म पोल्सिडा की संरचना के लिए फिनिश कर देते हैं। वैसी ही कंडीशन में, तुरंत वैसी अवस्था में ये यहां पर ये फिनिश कर दिया गया। वैसी कंडीशन में क्या होता है, यहां पर स्पर्म इसके अंदर एंटर कर चुका है। वैसी कंडीशन में ये जो ओवा की संरचना होती है वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और ये भी रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती है। इसके अतिरिक्त इसके पास में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कॉर्टिकल की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से मेम्ब्रेन की संरचना का निर्माण हो जाता है। एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन की संरचना बन जाती है, जिसके माध्यम से अन्य कोई स्पर्म इसके अंदर प्रवेश ना कर सके, इंटर ना कर सके। इसलिए केवल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में केवल एक ही स्पर्म भाग लेता है। जब ये स्पर्म प्रवेश कर जाता है, टेल की संरचना फिनिश हो जाती, समाप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के केंद्रक आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। मेल केंद्रक प्रोन्यूक्लियस, फीमेल केंद्रक प्रोन्यूक्लियस, दोनों के केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं, तो दोनों का गुणसूत्र का आदान प्रदान या कंजुगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लिखा है मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम्स संयुग्मित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे एक नई संरचना बन जाती है, जिसे जाइगोट कह सकते हैं। अब यहां से फर्स्ट क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की आप लोगों ने पढ़ी थी। एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अतिरिक्त भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसे आप लोग अभी पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कितने टाइप की होती है। तो तीन प्रकार की फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, तीन प्रकार की। नंबर 1 क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो तीसरा होता है वो मोनोस्पर्मिक एंड पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। तो तीन प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। अब ध्यान दीजिए, जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या होता है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट होता है, दिस मेल गैमीट, दिस फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट का कंजुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, जिससे एक नई संरचना बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक गैमीट कैसा है, ये मेल है और ये फीमेल है। दोनों गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड किसे कहते हैं, जो अगुणित होते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या सिंगल X या फिर सिंगल N होती है। ओके, तो इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड और दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ मीन्स स्वनिषेचन। स्वनिषेचन किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसके अंदर होती है, टेनिया सोलियम के अंदर होती है, टेनिया सेजनेटा के अंदर होती है, जिसे फीताकृमि कहते हैं या फिर टेपवर्म कहते हैं। टेपवर्म एक बाइसेक्सुअल पैरासाइट है, एक द्विलिंगी पैरासाइट है। उसके प्रत्येक सेगमेंट्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल भी ऑर्गन होते हैं और फीमेल ऑर्गन भी पाए जाते हैं। इसलिए उसके अंदर
सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, उसे किसी दूसरे एनिमल्स की नीड नहीं होती है, दूसरे जीव की उसे आवश्यकता नहीं होती है, तो उसके अंदर स्वयं ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, क्योंकि उसकी एक ही बॉडी के अंदर, एक ही खंड के अंदर मेल गैमीट भी होते हैं और फीमेल गैमीट भी होते हैं, दोनों के बीच में कंजुगेशन, संयुग्मन की क्रिया हो जाती है, जिससे जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। दूसरी बात करते हैं अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसे क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन की क्रिया किसके अंदर होती है? सीधी सी बात है, बाह्य निषेचन क्रिया के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। विदाउट जल के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया इम्पॉसिबल होती है, असंभव होती है। अधिकांश मात्रा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। करते क्या हैं? जो जलीय जीव होते हैं वो स्पर्म के लिए मेल के माध्यम से स्पर्म के लिए जल में छोड़ दिया जाता है, जल में त्याग दिया जाता है। और फीमेल क्या करते हैं? वो भी ओवा के लिए त्याग देते हैं। ओवा कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर बने रहते हैं। और जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, और वो ओवा की तलाश करते हैं, ओवा की सर्च करते हैं। जब उसे ओवा मिल जाता है तो ओवा के अंदर इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ओवा फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर बाह्य निषेचन की क्रिया कहते हैं, या फिर एक चीज और भी कह सकते हैं। बाह्य निषेचन क्या है? एनिमल्स के बॉडी से बाहर, फीमेल की बॉडी से बाहर ओवा का फर्टिलाइज हो जाना, ओवा का निषेचित हो जाना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। यानी फीमेल की बॉडी से बाहर, किसके बाहर? फीमेल की बॉडी से बाहर, फीमेल की बॉडी से बाहर ओवा का फर्टिलाइज हो जाना, ओवा का फर्टिलाइज हो जाना क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। लेकिन जितने भी ओवा बाहरी रूप से फर्टिलाइज होते हैं, स्पर्म के माध्यम से फर्टिलाइज होते हैं, इनसे जीव कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, कम मात्रा में प्रोड्यूस हो पाते हैं, क्योंकि अधिकांश मात्रा में जो जलीय जीव होते हैं उनको शिकार बना लेते हैं, उनको खा जाते हैं। अब एक छोटी सी बात और भी है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, ये बाह्य निषेचन की क्रिया क्यों होती है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर? थोड़ा सा विचार कीजिए। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कमी होती है, या वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, अच्छे ढंग से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए स्पर्म के लिए एंड ओवा के लिए जल में त्याग दिया जाता है, जिससे उनके बीच में कंजुगेशन की क्रिया हो जाती है और बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है, बाह्य निषेचन की क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें सीधी सी बात है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? यानी आंतरिक निषेचन। इसका मीन्स ये हुआ है कि फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा का फर्टिलाइज हो जाना, ओवा का निषेचित हो जाना, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल के माध्यम से जब स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो बॉडी के अंदर ही, निषेचन नलिका के अंदर ही ओवा के लिए स्पर्म के माध्यम से फर्टिलाइज कर दिया जाता है। ओवा फर्टिलाइज हो जाते हैं, ओवा निषेचित हो जाते हैं, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक विशेष बात और भी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया अधिकांश मात्रा में कौन से एनिमल्स के अंदर होती है? जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी जीवों के अंदर, जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य आदि, इन सभी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ओवा फर्टिलाइज होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या है? मोनोस्पर्मिक एंड पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन क्या है।
मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, एक। होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, किसके अंदर ये क्रिया देखने के लिए मिलती है? इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, इकाइनोडर्मेट्स। और किसके अंदर मिलती है देखने के लिए? एनलिडा के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। इकाइनोडर्मेट्स एंड एनलिडा के अंदर मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन की क्रिया देखने के लिए मिलती है। तो इसमें होता क्या है, विशेष बात क्या है? मोनो मीन्स क्या होता है? एक, यानी ओवा की संरचना में जब एक स्पर्म प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए ये एक ओवा की संरचना है और स्पर्म तो तमाम होते हैं, स्पर्म तो तमाम होते हैं, लेकिन इस ओवा के अंदर केवल एक ही स्पर्म की संरचना एंटर करती है, दूसरे स्पर्म की संरचना प्रवेश नहीं करती है। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? ये फर्टिलाइजेशन इकाइनोडर्मेट्स के अंदर होता है और एनलिडा के अंदर होता है। फाइलम एनलिडा के अंदर आने वाले जीवों के अंदर होता है ये फर्टिलाइजेशन, और इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, इकाइनोडर्मेट फाइलम के अंदर आने वाले जीवों के अंदर इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिस ओवा के अंदर केवल एक ही स्पर्म की संरचना एंटर करती है, जिसके माध्यम से ओवा की संरचना फर्टिलाइज हो जाती, निषेचित हो जाती है, उसे मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन क्या है। अब यहां से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? जो यहां पर ये दिया है पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत। पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत, यानी बहुत से, यानी ये ओवा की संरचना है और इस ओवा की संरचना में बहुत से स्पर्म इसके अंदर इंटर कर जाएं, प्रवेश कर जाएं, बहुत से स्पर्म इस ओवा के अंदर इंटर कर जाएं, प्रवेश कर जाएं, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ओवा के अंदर एक से अधिक यानी बहुत ज्यादा स्पर्म ओवा के अंदर इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, वहां पर पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यह क्रिया किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? बर्ड्स के अंदर देखने के लिए मिलती है, पक्षियों के अंदर देखने के लिए मिलती है और रेप्टाइल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो सरीसृप होते हैं उनके अंदर ये क्रिया देखने के लिए मिलती है और कुछ बर्ड्स के अंदर ये क्रिया देखने के लिए मिलती है, जिसे पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेंस इसका क्या हुआ? मतलब इसका क्या हुआ? यानी बहुत सारे स्पर्म ओवा के अंदर प्रवेश कर तो जाते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म के माध्यम से ओवा की संरचना फर्टिलाइज हो जाती, निषेचित हो जाती है। शेष स्पर्म से ओवा की संरचना फर्टिलाइज नहीं होती है। केवल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में एक ही स्पर्म भाग लेता है, लेकिन इसके अंदर इंटर तो बहुत सारे स्पर्म कर जाते हैं। इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके की क्रिया किसके अंदर होती है? बर्ड्स के अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर होती है। तो इस तरीके से आपने फर्टिलाइजेशन की क्रिया पढ़ ली है। अब अगर इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो क्या लाभ है, यानी इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है? महत्व इसका क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन से क्या महत्व है? विशेष बात, विशेष इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो मेल गैमीट की संरचना ये है और दूसरी फीमेल गैमीट की संरचना ये है। फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट, ये दो संरचनाएं हैं, और जब दोनों संरचनाएं आपस में कंजुगेट होंगी, संयुग्मित होंगी, तो क्या होगा? जायगोट की संरचना तो बनेगी, जायगोट की संरचना तो बनेगी, लेकिन इसके भी क्रोमोसोम्स इसके अंदर आएंगे और इसके भी क्रोमोसोम्स इसके अंदर आएंगे। दोनों प्रकार के जब क्रोमोसोम्स इस संरचना के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा? ये जो जनरेशन होगी ये कैसी बनेगी? ये डिफरेंट होगी, भिन्न होगी। ना तो सेम इसके समान होगी ये जनरेशन और ना ही सेम इसके समान होगी ये जनरेशन। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स भाग ले रहे हैं, दोनों प्रकार के गुणसूत्र भाग ले रहे हैं, इसलिए ये जनरेशन कैसी होगी? वेल डेवलप्ड होगी, डिफरेंट होगी, भिन्न होगी, अच्छे लक्षणों का इसके अंदर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, नई जातियां बनती हैं, विकसित एनिमल्स होता है। ये इसका मुख्य रूप से इसका इंपॉर्टेंस होता है, भिन्नता इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो आप लोगों ने ये फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। जिन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो इसे सब्सक्राइब भी करें,
शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।